हैं। Hello everyone, welcome to the Unfiltered HR episode 4. I have Piyush and Anshul alongside with me, the regular go-to guys for us. And today हाय we're आदर्श, gonna just हाय अंशुल। hi. Hello everybody, hello. So पीयूष, पिछली बार के जो हमने टॉपिक्स उठाए थे 70 आवर वर्क पॉलिसी और क्या था 70 आवर वर्क शिफ्ट जो भी कहना चाहो, टॉक्सिक वर्क फील्ड, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, Toxic work environment. you know, डायनासोर Skill जैसे development बॉसेस। for freshers. स्किल डेवलपमेंट पर। अंशुल ने भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे थे कि ये सीवी और रेज्यूमे का क्या क्या ये गठबंधन है, कैसी ये गठबंधन सरकार है। तो इस बार एनईपी पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। और जैसा कि सबको पता ही होगा कि कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। पहले थोड़ा हाँ। अपना ऑडियंस को एनईपी की फुल फॉर्म समझाइए सर। यार ये एनईपी की फुल फॉर्म तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंशुल, और इसमें फुल फॉर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है पीयूष और अंशुल की 34 साल के बाद कोई मेजर चेंजेस आए हैं। एब्सोल्युटली राइट। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के बाद आई गेस यही एक मेजर चेंजेस हुआ है जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी था। अब इस पे देखो काफी लोग आ जाएंगे, नहीं ऐसा हुआ, बट आप अगर एजुकेशन उसमें देखो तो अगर आपको बहुत सी चीजों में लीप फ्रॉग करना है तो पॉलिसी रिफॉर्म बहुत जरूरी होता है। राइट, अगर पॉलिसी रिफॉर्म ही नहीं हुए तो फिर कहाँ पे क्या चीजें होंगी। बट जैसे कि कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ स्टैट्स हैं, कुछ बेसिक स्टैट्स हैं। जैसे कि जो 5 इयर्स के फंडामेंटल होते हैं, तो नर्सरी अब 4 साल का बच्चा होगा, 4 इयर्स की एज होगी। जूनियर केजी का 5 इयर्स हो गया। सिमिलरली सीनियर केजी 6 इयर्स और 7 इयर्स आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा। ओके, और सेकंड स्टैंडर्ड वुड बी 8 इयर्स। तो जो अभी है मोटा मोटा की भी 8 इयर्स वाला बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में होता है, तो मेरे ख्याल से 1 साल का एट वेरिएशन पार ही है, वो एट पार ही है। हाँ, तो ठीक है, मतलब और इसको बेटर भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता था नर्सरी 5 साल से शुरू की जाए तो बच्चा अपने में काफी सक्षम हो जाता है। तो अगर अभी की बात करें तो एक अगर कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रेजुएट कितने ईयर पे हो जाएगा? मैथ्स किसकी अच्छी है? 21 तक जाएगा। अगर 3 साल पे जाएगा तो 21 है, मतलब और अगर 4 इयर्स का जैसे बीटेक एनईपी के अकॉर्डिंग एनईपी के अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो 21 साल या 22 साल से पहले नहीं हो रही है। अच्छा, तो अब आप देखो, अब मैं आपको इस पे एक और आगे हम जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि उधर भी मिडिल में भी और सेकेंडरी और उसमें भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो मतलब ऐसे करते करते 3 इयर्स आपके प्रिपरेटरी के हो जाएंगे, जो कि आपकी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा होगी, 5th स्टैंडर्ड तक, विच इज योर 9th 10th एंड 11 इयर्स। उसके बाद मिडिल के आपके 12 13 14 साल में 6th 7th 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा। ओके, एंड देन कम्स द सेकेंडरी पार्ट विच इज 15 16 17 18 इयर्स। तो 9वीं, फिर सीनियर सेकेंडरी, और फिर उसके आगे जो भी 11वीं 12वां जो है आपकी 18 साल की उम्र में, मतलब यू विल बी अ ग्रोन अडल्ट व्हेन यू गो आउट ऑफ द स्कूल। तो सबसे मेजर चेंज तो ये होगा कि हम जब स्कूल से निकले तो बच्चे थे, अब जब बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो वो एडल्ट हो जाएंगे। तो अडल्ट होंगे, वो अडल्ट हो ही चुके होंगे स्कूल बस तो हमारे ये में अगर हम देखेंगे तो 1 साल का ही फर्क था, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, बस 1 साल शिफ्ट करा गया है। वो उसके वजह है जिस पे हम आगे चल के बात कर लेंगे। जी। और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं व्यूअर्स और सबको, आपको भी एक बार, बोर्ड के एग्जाम सिर्फ 12th में होंगे। तो बच्चों के लिए जिसे कहते हैं ये वाला मोमेंट है कि बस बोर्ड के एग्जाम 12th क्लास में ही वो भी होंगे। 2 बार होंगे। और पीयूष एमफिल क्लोज कर दी गई है, एमफिल क्लोज कर दी गई है ना। कॉलेज डिग्री यानी 4 साल, तो 10वीं का बोर्ड खत्म, एमफिल भी समाप्त। तो ये जितने भी जिन्होंने भी एमफिल किया है उनको सादर प्रणाम और नमन हमारी तरफ से कि एक जिसे कहते हैं एजुकेशन का एक जनरेशन आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड हो गया, एक मतलब जिसे कहते हैं ना रिटायर कर दिया। तो अब कहते हैं कि नाउ स्टूडेंट्स अप टू 5th स्टैंडर्ड विल बी टॉट इन मदर टंग, एंड मदर टंग यानी लोकल लैंग्वेजेस हो गई एंड नेशनल लैंग्वेज होगी। सो द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, even if it is English, will be taught as a subject.
हाँ, देखिए यहाँ पर एक चीज है, एक जो सिस्टम प्रपोज किया गया था, तो उसमें प्रपोजल था कि 3 लैंग्वेज सिस्टम, जो अभी भी प्रिवेलिंग है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नई चीज है। बट हाँ, अब अगर ये देखिए, ये अभी भी जो है बहुत सारे फाउंडेशन है, पॉलिसी है, ये कोई लॉ नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे बोर्ड होंगे जो इसके अगेंस्ट भी चले जाएंगे, स्टेट लॉज है, क्योंकि जो एडुकेशन है दैट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही अपने जो है वो लॉज बना सकते हैं। दो यूनियन के लॉ प्रिवेल होते हैं, बट दिस इज अ पॉलिसी, नॉट अ लॉ। यस यस ठीक है, यस यस। एक चीज तो मैं यहाँ करूंगा। दूसरी बात ये कि इन्होंने इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली हुई है कि जो आपका नर्सरी से पहले प्री नर्सरी वाले जो और प्ले स्कूल वाले जो चोचले होते हैं, वो क्या वो अभी भी रहेंगे? वो तो देखो माँ बाप के ऊपर, चोचले तो माँ बाप के ऊपर बर्डन है वो, नहीं, क्योंकि उसके बहुत पैसे लिए जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स उसके बहुत पैसे चार्ज करते हैं, और मैंडेटरी कर देते हैं कि एडमिशन आपका बच्चे का जो 2.5 साल 3 साल में होना ही चाहिए। और वो हमारे यहाँ पहले प्ले पढ़ेगा, फिर हमारे मैथ पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, पर वो पढ़ेगा, तब कहीं जाके बेचारा नर्सरी में ग्रेजुएट होकर पहुंचेगा वो। तो जो अभी 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 जो नए माँ बाप बने उनके लिए या फिर चिंता का सबक। अच्छा, प्ले स्कूल का ये है कि मतलब अब जैसे दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एक ना एक मतलब दिक्कत का सबक हो गया। आप समझ रहे हैं, प्ले स्कूल की कॉस्ट है, कई बार उतने स्टैंडर्ड भी नहीं होते। पीयूष, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने देखा है, जब मैं खुद कंसिडर कर रहा था तो मैं काफी स्कूल्स में गया था, मैं प्ले स्कूल्स की तरफ नहीं गया था। मुझे लगा था चलो स्टैंडर्ड जो स्कूल है नर्सरी से 12 तक का, उसी में जो उनका प्री नर्सरी है जो भी प्ले स्कूल है, उसी में करना बेटर रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, वो एक अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं एक गैप छूटा हुआ है, बट सबसे हाँ बड़ी बात जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ है। और हम ये हाँ क्योंकि हम अनफिल्टर्ड एचआर में हम लोग बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की तरफ की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। हाँ, अगर एक बहुत ये बड़ा मेजर चीज है बिल्कुल वो है कि 10th क्लास का बोर्ड हटा दिया गया है। अब वो हटा है कि नहीं हटा है ये भी क्लैरिफाई नहीं है, कि नहीं नहीं नोटिफिकेशन जारी हो चुका नहीं, है। बोला है कि बोर्ड विल बी ओनली इन 12th क्लास। ठीक है, बाकी तो हम एक बार डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा, हाँ। बट अच्छा मोटा मोटा जो है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फिर हम अपना डिस्कशन डिटेल में ले जाएंगे कि कॉलेजेस की जो डिग्री थी दैट विल बी फॉर 3 and 4 years। ओके, तो दैट इज मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पहले साल में, ठीक है, और आपका जो सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में होगा, उसके फिर बाद डिप्लोमा आपका होगा, डिप्लोमा। डिप्लोमा नहीं, आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, ठीक है, और डिप्लोमा होगा सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में डिग्री होगी। तो ये तीन मल्टीपल चीजें। एग्जिट्स हो गए। फोर का जो रखा है ये हाँ 4 year कर दिया ना इन्होंने, तो ग्रेजुएट अभी। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वो है, ये है 9th 10th 11th 12th एक कैटेगरी में आ गया। जैसे पहले +1 और +2 एक साथ आते थे, 9th और 10th एक साथ आते थे, वो हम्म पूरा ही कैटेगरी जो है वो 9th 10th 11th 12th कर दी गई है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रेजुएशन। ये जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू स्कूलिंग। अभी कॉलेज यस। वाला इसमें पार्ट अलग है, दैट इज अ डिफरेंट कोर्स। तो उसमें ये है कि जो 3 years degree is for those students who do not want to take higher education, whereas the students pursuing higher education will have to do a 4-year degree course. So students doing a 4-year degree will be able to do MA in 1 year. ये अच्छी बात है, इससे टाइम बचेगा और बहुत सारी फालतू चीजें बचेंगी। जैसे एक पॉइंट आपने भी उठाया था, और एमफिल नहीं करना पड़ेगा पीछे। एमफिल नहीं करना। एमफिल किस लिए, मतलब उसका कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूजलेस डिग्री है, मगर इसका यूज क्या होता था? इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू पीएचडी। इसकी रिसर्च पीएचडी के इक्विवेलेंट मानी नहीं जाती थी, क्योंकि ऑन पेपर्स नहीं है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इसकी बेसिस पे जॉब देते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये कोई ऐसा कोई मतलब, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कि कोई टुच्ची वो ये डिग्री नहीं है। रिसर्च इसमें बहुत करनी पड़ती थी और बहुत मेहनत है, लेकिन फिर भी ये पीएचडी जैसे नहीं है। तो इसको कराते क्यों थे? अब इससे क्या हो गया, इसको कराते तो कई चीजें मुझे तो कुछ पहले नहीं इसके पड़ी बारे कि में जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि एमफिल डिग्री जो है वो कुछ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, बाहर की, मतलब मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन की डिग्री बनती थी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यू हैव टू परस्यू एमफिल, देन यू विल बी एबल टू, यू विल बी एलिजिबल फॉर परस्यूइंग पीएचडी। ये एक बड़ी चीज थी। अब जो आप पैसे हैं तो आप डॉक्टरेट प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, 20-25 लाख हैं आपकी जेब में, आप डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी हैं, तो अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप डॉक्टरेट तक आराम से पहुंच सकते हैं, पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बशर्ते आप प्रेजेंट रहें और थोड़ा अपना
जो भी गहन दिमाग लगाना चाहे लगा के पहुंच सकते हैं। सो अब क्या है कि पीयूष, जो आप बात कह रहे थे ना कि एमफिल का क्या रीजन, सो नाउ स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू डू एमफिल, एमए के बाद वो सीधा अपनी पीएचडी डायरेक्टली परस्यू कर सकते हैं। तो दिस एंड और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डू अदर कोर्सेज इन बिटवीन। पहले जैसे होता था ना कि भाई एक जगह घुस गए हाँ, तो दूसरी जगह आप कर नहीं सकते थे। कर पहले ही एक नहीं रेगुलर सकते। डिग्री के बाद कुछ भी एक साइमल्टेनियसली अब 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते थे। हाँ, तो हाँ आप सबसे बड़ी बात है, आप अभी भी 2 कोर्सेज तो कर सकते हो, एक रेगुलर होगा और एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, ये आप अभी भी कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलाउ करती है, बहुत सारी नहीं करती है। अब हाँ आप जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट फिर स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीजों पर जा रही है कि भाई अपना टैलेंट जो है बढ़ाओ, लोगों तक स्किल्स वाली चीजें पहुंची, ये वो रट्टू तोता बन के ना हो जाए। मैं एक बार में मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं शायद 1 या 2 में ही मास्टरी हासिल कर सकता हूँ। तो मुझे जिसमें करनी है मैं उसको करूँ और दूसरी चीज ना करूँ। मैं अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं साथ-साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूँ। मेरे पास ये बेनिफिट है। और या मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और मैं साइकोलॉजी पर या इससे एजुकेशन पर ही मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे स्टैटिस्टिक्स आनी ज़रूरी है। अब मुझे उसके लिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स भी कर सकता हूँ और आई कैन प्रूव इट कि भाई मैं खुद एक स्टैटिस्टिशियन हूँ। मुझे एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, जो अब लोग जो हैं वो अपने क्वेश्चनेयर और उनके रिजल्ट्स के बाद में उनके ऊपर जो कोरिलेशन और रिग्रेशन वाले काम कराने होते हैं, वो किसी स्टैटिस्टिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं आती है, उनकी उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमने सीखने ही नहीं दिया। तो अंशुल, तो आपका क्या कहना है इस पे? आप मतलब जो अभी तक आपने सुना है, मतलब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप अगर आप सोचें, है ना, क्योंकि पीयूष तो ही हैज गॉट उनका लीगल का भी अपना है समझ और इन सब चीजों की, तो अगर आप अगर अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे या स्कूल में होते, तो क्या लगता है आपको? सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो अभी एनईपी को इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन एजुकेट नहीं किया है अभी तक। एक ये बड़ा मेजर कंसर्न है कि पॉलिसीज बनती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन स्प्रेड नहीं करा, नॉलेज नहीं है लोगों के पास, खासतौर से स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग आज द अनफिल्टर्ड एचआर पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि थोड़ा ये टॉपिक की नॉलेज लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक पहुंच सके। और मेरे हम पॉइंट किसी ऑफ व्यू से क्वेरी में पूछ लेते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डेफिनेटली एनईपी इम्प्लीमेंट करिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स को कंसीडर करके करिए होगी, बट समहाउ इट आल्सो सीम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह भी है कि इसको ज्यादा ड्यूरेशन का कर दिया गया। कि बच्चा पढ़ता रहेगा लेकिन इतना था स्किल्ड हो भी जाएगा, ठीक है, स्किल्स तो होना जरूरी है, बट पहले शॉर्ट टाइम में हो रहा था, अभी काफी टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज कर दिया। हाँ, लेकिन मल्टीपल एग्जिट्स अगर है तो उसमें यह है कि आपके पास एक लिमिटेड स्किल अगर आ गई है तो यू आर एलिजिबल फॉर अ जॉब, और साथ साथ आप चाहो तो लौट के आगे भी वहीं से अपना कोर्स दोबारा शुरू कर सकते हो, जो लेटरल एंट्रीज पहले जैसे देखें तो डिप्लोमा वालों को लेटरल एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है। अब वो डिप्लोमा वालों को अगर लेटरल एंट्रीज मिल जाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो लोग जो है वो अपना जो डिप्लोमा करके आए उसके बाद डायरेक्ट उनको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो फिर डिप्लोमा में ऐसी कोई रेमेडी जो है वो मेडिकल कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अब हो सकता है कि उनके पास कोई मेडिकल फील्ड में भी ऐसी कोई चीज मिल जाए कि वो एक डिप्लोमा कर सके। तो ये नहीं कि डिप्लोमा करके वो ऑपरेशन शुरू कर दे या सर्टिफिकेशन के बाद ऑपरेशन शुरू कर दे, वो एक डिफरेंट चीज हो जाएगी। बट शायद उसमें भी कुछ हो, क्योंकि अभी डिटेल्स पूरी अवेलेबल नहीं है। अभी फिर अलग अलग जो हायर एजुकेशन काउंसिल्स हैं, जैसे इसमें एक ये बात थी एक कि यूजीसी खत्म करके हायर एजुकेशन काउंसिल एक शुरू कर दी गई है कि भाई वो हर एक हायर एजुकेशन के बारे में परस्यू करेगी। तो अब एआईसीटीई जो टेक्निकल एजुकेशन देखती है उसका क्या होगा? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्या वो अभी भी देखती रहेगी, वो अभी भी फोर्सी करेगी और अभी भी प्रेडिक्ट करेगी, अभी भी डोमिनेट करेगी या एचईपी करेगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। बट ठीक है, हम फिर अभी गवर्नमेंट की अगर हम इंटेंशन पर जाए तो वो एक अच्छी इंटेंशन है, वो चाह रही है कि भाई स्किल्ड चीजें बने, ताकि स्किल से भी क्या है कि ऐसे बहुत सारे देश है जैसे जापान है या ताइवान है, वो हमसे 1 लाख बंदे लेना चाहता है स्किल्ड, लेकिन वो स्किल्ड ही लेगा ना, वो गरीब मजदूर तो नहीं उठाएगा, वो वैसे बंदे लेके जो जाके तुरंत से काम पे लग सके। तो अगर तुरंत से काम पे लग सके वो तभी हो सकता है जब आपके पास में ऐसी आपने यहाँ पर ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया हो कि एक स्किल्ड बंदा निकले जो तुरंत उठाए, काम करे और चला जाए।
उससे रेवेन्यू भी बन जाएगा गवर्नमेंट को और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी। लोगों के पास ऑप्शन है कि भाई काम करते हैं, वो दोबारा अगर पढ़ना चाहे तो आगे वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ वहीं पे है। अब तक उसका अपना वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी वो वहाँ पर कर देगा। अगर थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है तो और क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बदलती रहती हैं तो पढ़ाई भी बदल जाएगी। तो वहाँ थोड़ा-सा उसे वो कुछ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेगा और काम हो जाएगा। पीयूष, आपने बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स बोले हैं और बहुत क्रेडिबल चीजें बोली हैं। एंड नो डाउट एनीथिंग, जो हमने शुरू में भी बोला अंशुल, की पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत जरूरी होते हैं। बट आप, जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया है कि स्किल जो एक्सपेक्टेड है एट अ सर्टेन कॉर्पोरेट लेवल, इतनी ज्यादा भी नहीं मांगते, बहुत बेसिक है। अगर आप 4 साल पढ़ रहे हो तो वो होनी चाहिए। अगर मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी और मैं सीए कर रहा था तो मुझे बेसिक्स पता होने चाहिए। दैट इज व्हाट, ये ना, तो वो स्टूडेंट के उस पे भी होता है, एबिलिटी पे होता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक बहुत बड़ा है कि द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन विल बी 50% बाय 2035। आप ये समझ रहे हो कि 50% जो है एनरोलमेंट हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी, ठीक है भाई, 2035, मतलब लगभग 10-12 सालों में, 12 सालों में। सो एट द सेम टाइम, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अगर स्टूडेंट है wants to do another course in the middle of a course, they can take the second course by taking a break from the first course in a limited time। तो जो आप कह रहे थे पीयूष, उसमें क्या है कि वो पहले एक कोर्स में अपना वहाँ पे पॉज लगा के, मतलब आप दूसरे पे चल सकते हो कि भाई ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। तो ये काफी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है हायर एजुकेशन में और ग्रेडेड इकोनॉमिक एकेडमिया में और एडमिनिस्ट्रेटिव, और ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो। बहुत सी चीज़ों को सोच समझ के की। ई कोर्सेज के लिए भी उन्होंने वर्चुअल लैब्स डेवलप करने के लिए बोला है, और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम को भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि करीबन 45,000 कॉलेजेस हैं हमारे देश में, तो देर वुड, तो एक सबसे बड़ी चीज ये कही गई है कि देर विल बी सेम रूल्स फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, फिर वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड हो। जिसमें सबसे बड़ा है फीस रेगुलेशन। फीस रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि इस पे क्या आगे चलेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, अंशुल ने जो कहा ना कि भाई बहुत शुरू है, और ये ना लीप फ्रॉग होना पड़ेगा, क्योंकि पीयूष रिफॉर्म्स तो आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि हम सेम पेस पे चलते रहेंगे, हम काफी चीजों में बहुत पीछे हैं। पीछे भी नहीं, अगर वर्ड यूज करना चाहो नेगेटिव, हमें अगर सुपर पावर बनना है, हमारी एस्पिरेशंस बहुत है, तो वी हैव टू ब्रेक फ्यू। जैसे हम भारत स्टेज 4 से 5 में ना जाके हम सीधा BS 6 पे गए। तो वो जो गडकरी जी ने किया, वो जो लीड जो भी हमारे देश ने किया, अकेले उनका नहीं, पूरे इंडस्ट्री वगैरह भी था। और उसमें एक बहुत सिंपल उनका लॉजिकल कहना था कि जब जो इंस्टीट्यूशन थे, जो मैन्युफैक्चर थे, उन्होंने कहा BS4 से BS6, उन्होंने कहा बॉस तुम एक्सपोर्ट तो कर रहे हो ना यूरोप में काश, तो विच मीन्स यू आर द टेक एंड ऑल। सो ऐसा नहीं कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। और एजुकेशन पॉलिसीज के साथ साथ थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा एक्चुअली। तो बेसिकली मैं एक चीज यहाँ पे पॉइंट बोलूंगा कि देखो, हम लोग अभी वी ऑल आर जस्ट बीटिंग द बुश। हम कर क्या रहे हैं अभी? हम लोग कुछ पॉइंटर्स बोल रहे हैं। तो एक काम और करते हैं ना कि हमारे अभी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं या जो अभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो उनके मन में कुछ शंका होगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके एक बता देते हैं। मैं अगर अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक एग्जांपल साइट करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कुछ लोग जो पॉलिटेक्निक करके आते हैं, मैं बीटेक की बात करता हूँ तो मेरा बीटेक का बैकग्राउंड भी है, तो पॉलिटेक्निक करके आते हैं, 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं जो 12th के बाद होता है, और उसके बाद वो लोग सेकंड ईयर बीटेक में एंट्री, लेटरल एंट्री उन्हें मिल जाती है। चाहे वो किसी भी ट्रेड से आए हो, ट्रेड एज इन कौन सी ब्रांच से आए, मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता है। ठीक है। अब यहीं पर अब यहीं पर मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया डायरेक्टली, ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि अभी वो पूरा नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो रूल्स क्या होंगे और क्या इन सब 2024 वाले सेशन से हम वो चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा उसी तरीके से सिलेबस बनेगा। तो किसी ने अगर बीटेक में एडमिशन ले लिया है तो हो सकता है कि वो पहले 2 साल जब पढ़ेगा वो, तो वो उसका एक सर्टिफिकेशन बन जाएगा। ठीक है, एक हायर सर्टिफिकेशन। फिर 3 साल, तीसरे साल तक जब वो पढ़ेगा, यानी 6 सेमेस्टर तक, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने एक डिप्लोमा कर लिया है उस पर्टिकुलर टेक्निकल ट्रेड में। और जब वो चौथे साल में निकल जाएगा तो वो एक फुल स्केल एक इंजीनियर बन के निकलेगा वहां से। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है
कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? और अब मुझे लगता है कि मुझे फाइनेंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि मैकेनिकल वालों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल और सिविल वालों को। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर वालों को नहीं पढ़ना पड़ता, पर ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी, तो मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, क्योंकि आईटी सब लोग पढ़ ले रहे हैं। तो आईटी के बहुत सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, लेकिन मैकेनिकल के कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं। तो जो लोग जिनकी बेस ब्रांच मैकेनिकल है, वो अगर जाते हैं, तो अब उन्हें कोई आगे कोर्स कोई और करने की ज़रूरत नहीं, वो ब्रेक ले सकते हैं अपना सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा के बाद, और उसी तरीके से किसी दूसरी ब्रांच में कर सकते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ ऐसा चीज़ होगी, तो अब इससे क्या होगा कि आपके पास एक बेस नॉलेज मैकेनिकल की बन जाएगी, साथ में आपने जिस टेक्निकल फील्ड में आप जानना चाहते हो, आपको लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको बेनिफिट है। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन के, प्रोडक्शन इंजीनियर बन के आप एक किसी कंपनी में उसका प्रोडक्शन देख सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हो, जल्दी जॉब भी पा सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप चाहें और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक आपने कोर्स परस्यू किया, और आप अभी भी पूरी तरीके से आपके पास में एक नाम की डिग्री नहीं है, लेकिन आप एक एजुकेटेड पर्सन तब भी माने जाएँगे, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आपको एजुकेटेड मानेगी। अभी तक क्या होता था, वो आपने छोड़ दिया तो आप हाफ एजुकेटेड हो। पूछा आपने क्या किया कि जी मैंने बीटेक किया था लेकिन छोड़ दिया, बोले इसका मतलब तो आप 12th पास ही हो। वो कंडीशन नहीं रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, तो जो स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पीयूष, बहुत बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव आपने दिया दोनों उदाहरण को साइट करते हुए। और जब आप बोल रहे थे ना, मेरी नज़र इस डॉक्यूमेंट में जो मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें ये भी है कि जो हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का बोला था, उसका ये जो आप बात कह रहे थे कि जो करंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, तो aspirations of people, regions, and the union, and the need to promote multilingualism as well as to promote national unity. However, there will be a greater flexibility in the 3 language formula, and no language will be imposed on any state. So, the 3 languages learned by children will be the choices of states, regions, and of course, the students themselves. So, as long as at least 2 of the 3 languages are native to India. In particular, students who wish to change 1 or more of 3 languages they are studying may do so in grade 6 or 7, as long as they are able to demonstrate the basic proficiency in 3 languages. So, including 1 language of India at the literature level by the end of the secondary school. अब इसमें फॉर्मूला है कि अच्छा, नहीं, अब इस पे ये भी है कि अब आप इतना सब करोगे तो आप देख रहे हो कितनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह. So all efforts will be made in preparing high quality bilingual textbooks and teaching learning materials for science and mathematics. अब आप देखो कितनी मार्केट फास्ट हो गई. आपने जैसी बाइलिंगुअल आपने 3 लैंग्वेजेस को ये करना शुरू कर दिया, ऐसे अब आप समझ रहे हो क्या इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है और कितना एक्सपैंड हो रहा है बुक्स को. अभी क्या था, लिमिटेड था, अब ये होना ही है. केवल इंग्लिश में था. कुछ चीजें हिंदी में हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें और अदर नेटिव लैंग्वेजेस में हैं. एब्सोल्युटली, जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से थी, और कुछ नहीं है. तो अंशु, तुम्हें नहीं लगता, मेरा ये मानना रहा है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना. हमने कितना टैलेंट लूज किया होगा सिर्फ इस बेसिस पे कि बंदे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती. लैंग्वेज तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर योर वर्ड्स इनटू द अनदर है. बाकी हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, या जिसकी जो भी भाषा है उसके पास नॉलेज और उसके स्किल्स होने चाहिए. आपको डिलीवर क्या करना है ये पता होना चाहिए. एग्जैक्टली, कोई बोल भी नहीं सकता या सुन नहीं जो सकता, बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, वो भी अपने सारे काम करता है. बहुत एबिलिटी होती है. मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो मुझे लगा है ना, मतलब बाकी सब में से, क्योंकि देखो टैलेंट तो हमारे पास आते रहे, कितनी हमारे देश गुलामी से निकला और कितनी आपदा थी, विपदा थी. टैलेंट हमारे देश में उतना किसी देश में नहीं है. इतना दिमाग है. आप देख लो, जब सारे टॉप सीईओज इंडिया से आ रहे हैं तो कुछ तो इस देश के लोगों में बात है. आप एडमिनिस्ट्रेशन साइड कर दो, एजुकेशन पॉलिसी साइड कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो, इस देश के लोगों में दम है. तो वो बस ये है कि वो जो डायरेक्शन है वो सही तरीके से मिले. अब क्या है, इतनी सारी चीजें ना पीयूष, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोनेस है ना, प्रोवर्स चाहिए होगी. मतलब उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एट अ फास्टर स्पीड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे पॉलिटिकल लिंगो में फंस जाती हैं चीजें. कल को सरकार बदल गई, कुछ बदल गया, वो वापस जाए तो क्या होता है ना. हाँ, तो वो तो टेक्स्ट बुक्स बदलती रहेंगी. आया था तो उसमें था कि जब एक बार ये बात हुई थी कि भाई एक लैंग्वेज जो है हिंदी,
उसको मैंडेटरी बना दिया जाएगा, बाकी 2 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, जैसे एक स्टेट की अपनी चॉइस की और दूसरी इंग्लिश भी हो जाएगी, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन के लिए वो भी जरूरी है कि बंदा आगे बाहर पढ़ने जाएगा तो बिल्कुल जरूरी है, जो मस्ट है। ठीक है, इस पे कुछ रिजर्वेशंस थी बहुत सारे स्टेट्स की, जो नॉन हिंदी वाले स्टेट्स थे। ठीक है, अब उनके लिए कि भाई एनी टू हिंदी लैंग्वेजेस, तो अगर कोई एक तमिल भाषी राज्य है, मतलब एक क्या तमिलनाडु है, तो वो चाहे तो एक दूसरी भाषा, उसके साथ 3 अलग अलग राज्य जुड़ते हैं जिनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, मलयालम है, कन्नड़ है और तेलुगु है। तो वो हो सकता है, एक स्टूडेंट है जो है वो आराम से पढ़ सकता है, वो उस भाषा को पढ़ सकता है, जो स्टेट उसके साथ, जो सिटी दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर कर रही है, वो वहां का रहने वाला है, तो आराम से कम्युनिकेट कर सकता है। इस बहाने ये भाषाई वैमनस्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर बंदे दूसरे स्टेट की पढ़ेंगे तो उसमें आना जाना भी आराम से बढ़ जाएगा। वो सिर्फ काम चलाऊ भाषा करते हैं। आप दक्षिण के 4 राज्यों में जाते हैं, उनके लोग जो आपस में, उन्हें भी समस्या पड़ती है, वो फिर अंग्रेजी का सहारा लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी का सहारा नहीं लो। दो तमिल भाषी और मलयालम भाषी आपस में तमिल और मलयालम का प्रयोग करें, बहुत अच्छी बात है। तमिल और मलयालम भी हमारे लिए मां समान है भाई। और इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ना चाहिए ना। मेरा बचपन का दोस्त बंगाली था, बट मुझे बंगाली नहीं आती, तो ये तो मेरी त्रुटि है ना, मैं नहीं सीख पाया। इसमें पॉलिसी रिफॉर्म का क्या करना है। बट आप ये जो भी है, ये जो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है, ये समटाइम्स इन ग्रेड 6 to 8 में आएगा, और इसको ये अंडर आएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरफ पुश है। मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि हमारी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है, जो हमारी लिंग्विस्टिक है, जो कहते हैं ना कि पीयूष क्या वो है, बोलिए कि कितने उस पे पानी बदलता है, और 5 कोस पे पानी बदले और 20 कोस पे बानी। हाँ, तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम हैज कम कि हम अपने जो इंट्रिंसिक कल्चरल हेरिटेज है ना, उसको अपनी पावर बनाएं। और जो एक स्ट्रैटा है, जो हमेशा जो एक टैलेंट पूल है जो छूट जाता है, इस वजह से कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं क्या बोलूँ, वो इतना घबरा जाता है कि जो उसके दिमाग में चीजें होती है ना, वो भूल जाता है। अच्छा, हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर लोग हिंदी डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजी वो पढ़ना ही चाहेंगे इस बहाने, लेकिन कम से कम तीसरी भाषा वो कोई और तो पढ़ेंगे जो किसी और राज्य की हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे पास, बहुत अच्छा लगता कि अगर मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा होता और मुझे कोई और भाषा पढ़ने का मौका मिलता जो मेरे भारत की है, वो कोई भी एक भाषा होती, कम से कम मैं जब उस राज्य में जाता तो उस चीज को, मुझे वहां के लोगों से जो है मुझे संपर्क और संवाद करने में बहुत सरलता रहती भाई। कोई भी हमारे एक कोई भी एक भाषा उठा लीजिए, अगर जो प्रमुख भाषा है, मैं मतलब एक लड़ाई में ही नहीं पढ़ूंगा कि कौन सी प्रमुख है नहीं है, पर अगर जो प्रमुख भाषाएं आप जो जानते हैं, वो कम से कम 2 राज्यों में चल रही होती हैं, तो आप कम से कम 2 राज्यों में आराम से जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो ना, बहुत सही कह रहे हो, बट ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, तो कहेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3। और आप जब बोल रहे थे तो मैं पहुंच गया था अपने 7th-8th स्टैंडर्ड में, जब संस्कृत इंट्रोड्यूस की थी तो मुझे बहुत कठिन लगती थी संस्कृत। मैंने भी पढ़ी, बहुत टफ लगती थी। तो उसी चीज पे एक और है जो इस पे डॉक्यूमेंट में है, जो एनईपी के 4.17 में मेंशन किया है, द इम्पोर्टेंस, रेलेवेंस एंड ब्यूटी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया आल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस लिटरेचर जो मैं भी बोल रहा था, संस्कृत, while also an important modern language mentioned in the English schedule of the Constitution of India, possesses a classical literature that is greater in volume than that of the Latin and Greek put together, containing vast treasures of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling, and more, known as Sanskrit knowledge systems, written by the people of various religions as well as non-religious people, by the people from all walks of life and wide range of socio-economic backgrounds over thousands of years. So Sanskrit will thus be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students, including as an option in the 3-language formula. It will be taught in ways that are interesting and experiential, as well as contemporarily relevant, including through the use of Sanskrit knowledge systems, and in particular through phonetics and pronunciation. Sanskrit textbooks at the foundation and middle school level may be written in simple standard Sanskrit, SSS, and teach Sanskrit through
Sanskrit STS and make it a study truly enjoyable. आपने देखा है कितना सेटल और कितना यूफोरिक वे में और कितने ग्रैंडवर वे में इन्होंने उस जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आप, अब मैं उतना तो नहीं डेप्थ में मेरी नॉलेज बेस में उस पे नहीं जाऊंगा, बट दिस इज समवेयर आई थिंक, जो हमने एक बात भी कहा था, हम किसी और के देश जैसा हम क्यों होना चाहेंगे, राइट? व्हाई वुड वी लाइक टू कॉपी एनीबॉडी एल्स व्हेन वी हैव आवर ओन कोर वैल्यूज। हमारी कोर वैल्यूज ये डाइवर्सिटी और हमारी एंशिएंट लैंग्वेजेस वही है जो कि वहां पे जा भी रहा है, और मेरे ख्याल से तभी अच्छा वैल्यू सिस्टम भी बढ़ पाएगा और तभी हम उस डायनेमिक और हम उस चीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो हम अभी काफी लोग सोच भी नहीं पा रहे कि इंडिया क्या हो सकता है, क्योंकि इतने हजारों सालों से हम, हमारी वो सोच तो कभी रही नहीं ना, 2 वक्त की रोटी में ही वो हो जा रही, सिमट के रह जा रही है। आई थिंक नेक्स्ट 10-12 ईयर्स पीयूष, अंशुल, बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं और डेफिनेटली एक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा अभी जो आपने अभी रेफर किया था अभी, जो डिटेल्स आपने रेफर करी थी, उसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। एक बहुत पुराना, एक कोट, पुराना या एक बहुत मतलब एक पॉपुलर कोट है, वो ये कहता है कि संस्कृत हैज मोर मैथमेटिक्स एंड साइंस देन लिटरेचर। तो इट इज नॉट अ लिटरेचर लैंग्वेज, इट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक लैंग्वेज। इट इज इंडीड। अब हम थोड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे, बट आई ट्रैवल अ लॉट, इट्स वेरी फैंटास्टिक एंड फैसिनेटिंग टू कम अक्रॉस सम एंशिएंट आर्किटेक्चर्स, और उसमें तो और रिच लिटरेचर हिस्ट्री रही है अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस में, चाहे आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया हो, और ये भी मेंशन किया है कि इन क्लासिकल लैंग्वेज लाइक पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, the words of literature must be preserved for the richness and for the pleasure and enrichment of prosperity. So this is what it says: as India becomes a fully developed country, the next generation will want to partake in and be enriched by India's extensive and beautiful classical literature. In addition to Sanskrit, other classical languages like literatures of India, including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Prakrit, Persian, will also be widely available in schools as optional for students, possibly by online modules, through experimental and innovative approaches to ensure that these languages and literature stay alive and vibrant. So I think this is a very, very strong push, which, you know, मैं उस चीज को सोच नहीं रहा था, उस डायरेक्शन में देख रहा था कि इतना मैसिव पुश आएगा, बट अब इन्होंने मेंशन कर दिया, तो आपने देखा कि कैसे सबको संगठित करके ये हर स्टेट को, हर रीजनल लैंग्वेजेस को, भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ, तो एक्चुअली ब्यूटी तो उसी में है ना, कि मेरा फेवरेट जो फूड है वो नॉर्थ इंडियन, यहाँ का नहीं है, छोले भटूरे या ये सब, मेरे को वड़ा पाव और मिसल पाव पसंद है, और मेरे को राजस्थानी और गुजराती थाली बहुत पसंद है ना, और मुझे वो दही चावल और पापड़ खाना भी पसंद है, जो बहुत सिंपल है ना, कोकोनट चटनी तो हम इतना, जो एनरिचमेंट है वो फूड में तो काफी रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज पीयूष, वो बहुत बैरियर है। और हम यहाँ पे कोई ज्यादा बोलेगा नहीं, बट हमें पता है कि साउथ में जो हमारे दोस्त हैं, जो इधर नॉर्थ में, उनमें क्या घमासान चलते रहता है ना, वो हर जगह है, वो हर जगह ईगो है। कोई दक्षिण वाला उत्तर भारत में आ रहा है तो हम ईस्ट वालों को तो, ये हमें मानना पड़ेगा। भूल ही गए, ईस्ट वालों को भूल ही गए। और आज हम बात करते हैं, बट जब हम कॉलेज में थे आज से 10-15 साल पहले, आजकल के तो बच्चे फिर भी बहुत सोच समझ के वो होने लगे हैं निकल के, उस टाइम तो कितना उनको अजीब लगता होगा। सोचो ना, आप अपने देश में घूम रहे हो और कह रहे हो कि भाई तुम यहाँ से हो वहां से हो, तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज जो बैरियर बन चुकी थी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है अंशुल, है ना पीयूष, उस चीज को ब्रेक अवे करने में नहीं, उसको इंट्रिंसिक वे में, जिसे कहते हैं ना सोल ऑफ इंडिया, आई थिंक इज द लैंग्वेजेस। मेरा ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये थॉट प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एनईपी में एनईपी में हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया, क्या कुछ टीचर्सों के लिए बदलाव हुआ है जो पढ़ाएंगे ये सब जो करेंगे? कुछ मेडिटेशन तो उनके लिए भी आए हैं ना? आए हैं। जैसे कि एक सबसे पहले बीएड जो है वो 4 साल का कर दिया, जो 1 साल का था, फिर 2 साल का, और 4 साल का कर दिया। इसका फायदा भी है कि शिक्षक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो इसके लिए देखो, ये सब लोग जो है वो स्कूलिंग के लिए जरूरी है कि भाई
आप कोई भी कोर्स करो, आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। एक है कि टीचर होना और एक है टीचर मटेरियल होना। अब दोनों को मिला के कोई आपको टीचर भी बना दिया जाएगा इस तरीके से। दूसरा है कि जो प्रोफ़ेसर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि अब वो सबको पीएचडी वाले जो है वही प्रोफ़ेसर बने। मैं भी अगर चाहूँगा तो मैं किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक किसी एक चीज़ में मुझे तो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ तो मेरे पास ज़रूर होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पीयूष, आपको 15 साल का अगर 16 साल का इतना एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस में और मल्टीपल उसमें, मुझे ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट उसमें, तो आई थिंक इंडस्ट्री लीडर्स को ओपन रहना चाहिए उस तरह से लाने के लिए, बैरियर्स नहीं होने चाहिए। हाँ, आपके सर्टनली कुछ बेंचमार्क्स होने चाहिए, आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए दैट एनीवन हैज टू मीट before that person comes ventures in the field of teaching, because अभी तक मेरे जैसे लोग विजिटिंग फैकल्टी बन के रह जाते थे। गेस्ट लेक्चरर और फिर वो आते हैं और गेस्ट लेक्चरर के आइए सर बैठिए, चाय वाय ये समोसा बिस्किट खाया, बच्चे भी आके उस दिन वेल बिहेव्ड होते हैं, कहते हैं ठीक है ये कौन सा दोबारा आएगा, है ना, बोल लो बेटा बोल लो सर, जितना बोलना है, हमें करना क्या है ना, हमने तो स्कूल को कॉलेज को फीस दे दी है, प्लेसमेंट तो करा ही देंगे। प्लेसमेंट हो जाती है पहले 3 महीने में एकदम चीजें खत्म हो जाती चीजें मतलब दुनिया ऐसी है, दिल टूट जाता है पीयूष। अंशुल है, आपका क्या एक्सपीरियंस है अंशुल? हाँ, पहली जॉब का पहली जॉब का मेरा एक्सपीरियंस अभी तो रिकॉल करना पड़ेगा काफी। ये देखो यही नहीं रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं क्रिएट हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है जो अभी व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए। शेयरेबल नहीं व्यूअर्स कहेंगे, हमारे दोस्त कहेंगे कमेंट बॉक्स में, हम शेयर करते हैं अंशुल, तुम नहीं कर पा रहे, मैं बताता हूँ। मेरा मैनेजर मगरमच्छ है, आंसू आता है ऐसे, और जब मैं सत्य बता देता हूँ तो पीआईपी में डाल देता है। उनके लिए भी हम एक प्रोग्राम करेंगे ही ना, कि उनके अपने मगरमच्छ मैनेजर से भी वो कैसे निपटे, जिससे कि उस मगरमच्छ की भी व्यथा समझे ना, वो अपनी मर्जी से मगरमच्छ नहीं बना होगा। एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। पीयूष कह रहा है अंदर का मैनेजर जागा है, तुम ट्रांजिशन हो गए मैनेजर से, तुम बाकी चीजों में एंटरप्रेन्योर आता रहता है, बट मैं अभी भी कोर में मैं मैनेजर हूँ, मैं रुला डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें 9 घंटे से पहले, काम चाहिए मुझे शाम को, मुझे चाहिए काम, नहीं ठीक है। देखो कई बार मुझे ये भी लगता है कि जब बॉस नहीं होता ना ऑफिस में, तो थोड़ा सब डीले हो जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो खुद का बॉस बनो, जरूरी नहीं उसके लिए काम शुरू करो, अपने टाइम को मैनेज करो और इफेक्टिवनेस बढ़ाओ, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा अंशुल, आपके बहुत जबरदस्त पर्सपेक्टिव थे जो आपने टीचर्स का बोला। तो मैं बस एक इसमें एक रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का है टीचर्स का, बीएड प्रोग्राम्स का, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो पीयूष ने कहा बीएड प्रोग्राम्स हो जाएंगे, एंड जो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोकल स्टूडेंट्स को, especially female students, so that these students serve as a local area role models and highly qualified teachers who speak the local language. तो एक मेरे ख्याल से ये जो इंसेंटिव वाली बात की है कि जो टीचर्स को प्रोवाइड की जाएगी, so that they take up teaching jobs in rural areas, especially in the areas of country facing acute shortage of quality teachers. Now the word is quality teachers. Teachers तो बहुत है, quality teachers, passionate teachers who are rightly motivated. Passionate, चलो कोई पैशनेट है तो वो अपने आप मोटिवेशन ढूंढ लेगा, अब कोई पैशनेट नहीं है बट दे आर एबल, दे आर एफिशिएंट, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन है साइड, तो उनके लिए मोटिवेशन यही होता है ना, आप उनको मॉनिटरली ढंग से रखो, उनको आप सही से रिफॉर्म्स लेके आओ, आप उनको सही से प्रोपेल करो सिस्टम में, गाइडेड करो, मेंटरशिप दो। तो मेरे ख्याल से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्ट्रेंथन करेंगे लोग, एंड इनकलकेट करेंगे बेटर टेस्ट मटेरियल जो कह रहे हैं, ताकि जो कंटेंट एंड पीडियोलॉजी है जो वो बेटर हो। तो फाइनल थॉट्स अंशुल, क्या कहना चाहोगे आप इस पे? फाइनल थॉट्स सर ये है अकॉर्डिंगली कि पॉलिसी बनाई, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी गाइडेंस अच्छे से स्प्रेड करी जाए, और ये सिर्फ पेपर्स तक ही ना रहे, तो इसके बेनिफिट्स हमें जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। पीयूष आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से पीयूष लापता हो गए, तो हम यहीं पे हाँ पीयूष आ गए, पीयूष चले गए थे, पीयूष आ गए। तो देखो यार ये ऑनलाइन का ये बड़ा रहता है, तो इस बार हमने ऑनलाइन किया क्योंकि ईयर एंड चल रहा था और
हम भी थके हुए थे, बट हमने कहा कि हम मिस नहीं करना चाहेंगे, हम कंसिस्टेंट होना चाहेंगे। और जितने भी अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने फॉलो किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से सादर प्रणाम। और आप लोग ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए एंड स्प्रेड द वर्ड। हम यही चाहते हैं कि हम जो भी कंटेंट है हम बहुत ही अनफिल्टर्ड लेके आएं। हम बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेंगे बट हम जो रॉनेस है, जो मतलब जैसे कुछ विचार होते हैं जिस तरह से होने चाहिए, उसको उसी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश विचार को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, एंड वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स अमंग अस लाइक पीयूष एंड अंशुल, जो कि काफी अच्छे से ट्रांजिशन किया है अपना वर्किंग कैरियर्स में, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर्स एंड सो सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि हम स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स हो गए, फ्रेशर्स हो गए, हम उनको फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं रहे, हम उन्हें अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव दे, जो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा रॉ सा होता है, बट जो चीज होती है वैसी ही होती है ना। तो उसको ज्यादा चीनी ना लगाएं तो बेटर ही है ना। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, डू फॉलो अस, वी हैव अ वंडरफुल ऑडियंस। तो अपने अपने विचार इसमें विमर्श करो, जो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स में पूछिए, जिसके लिए हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों के लिए। एब्सोल्युटली पीयूष, है ना। कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो हम इस पे एक सेकंड एपिसोड करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे, बशर्ते हमें 100 लाइक्स आ जाएं और एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस के बीच में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम एनईपी पे थोड़ा हम डिटेल्ड डिस्कशन और फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है पीयूष, ये सही रहेगा? 100 लाइक्स एंड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस दैट वी कैन टेक अप फॉर अ क्विक नेक्स्ट सब एपिसोड ऑन दिस। अभी रिसर्च करने में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए। Q&A कर लेंगे फिर। Absolutely. Thank you so much everyone for joining the Unfiltered HR episode number 4, and we will see you in the next episode. Till then, you all take care and you have a wonderful year ending ahead. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.